everyone and welcome back to SK1AKS, and we are back again with another video on Lagrangian mechanics, and today we have here the extension of Hamilton's principle to systems with constraints. And आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ holonomic constraints ही consider करेंगे, and in the next video we might consider something like a semi-holonomic constraint. तो well, that is actually a non-holonomic constraint, but it can be dealt with Hamilton's principle. So यहाँ पे या फिर D'Alembert's principle, that would be more appropriate to say. All right. तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता है, well, what's Hamilton's principle? हम लोग किसी भी सिस्टम के लिए किसी भी पाथ के लिए एक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि एक सिस्टम ले सकता है एक पॉइंट इन अ कन्फिगरेशन स्पेस से जाने एक पॉइंट से इन अ कन्फिगरेशन स्पेस जाने के लिए टू सम अदर पॉइंट इन द सेम स्पेस, एंड दिस डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी और कार्टेशियन स्पेस. ये हमारा कार्टेशियन रियल स्पेस है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वी कैन ऑलवेज इमेजिन दिस कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके पास फॉर इंस्टेंस 3 से ज़्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इन दैट वो 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में ट्रांसलेट भी कर सकता है, एंड वो समहाउ रोटेट कर सकता है, समहाउ स्पिन कर सकता है. सो यू कैन हैव मोर देन 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट. या फिर अगर कई अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं मे बी बाई सम कंस्ट्रेंट्स, बट वेल you can always have more than even 6 degrees of freedom, right? You can have 9, you can have 10, you can have as many you want, right? तो उस केस में ऑब्वियसली कार्टेशियन स्पेस में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा. इट्स लाइक यू हैव 3 एक्सेस एंड हर पॉइंट के लिए हर एक पार्ट के लिए आपको अलग अलग इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे. बट द पॉइंट इज़, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग इट न्यूटन्स वे, द पॉइंट इज़ कि हम लोग हमेशा ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो पूरा सिस्टम है, इसके इतने पार्ट्स हैं, इतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. यू कैन ऑलवेज से कि ये इतना बड़ा सिस्टम नहीं, ये सिर्फ एक पॉइंट है. लेकिन हम पॉइंट कैसे हो गया अगर इट इज़ प्रेटी बिग सिस्टम टू हैव दैट मैनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ये एक पॉइंट इसलिए है क्योंकि मैंने स्पेस के डायमेंशंस इंक्रीज कर दिए, तो सब स्पेस के डायमेंशंस ज़्यादा. इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सिर्फ एक पॉइंट दे दूँ, मतलब उस पॉइंट का मैंने हर एक्सिस के अलोंग ये कोऑर्डिनेट्स दे दिया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स दोज विल बी, एंड सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट. सो व्हेन आई से द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम, आई रियली मीन कि कैसे वो सिस्टम चेंज करता है इन अर्थ स्पेस, चेंज करता है ओवर टाइम, इस अरेंजमेंट चेंज करता है, कन्फिगरेशन चेंज करता है. एंड आई डोंट रियली literally mean कि it necessarily have to translate. That's not what I mean. I mean that is certainly one of the sub cases, but that is not totally what I mean, right? तो यहाँ पे path of the motion of the system configuration space के अंदर बात होगी. Now we know कि obviously अलग अलग paths के along calculate कर सकते हैं action in this configuration space, but जो ट्रू पाथ ऑफ द सिस्टम होगा, एटलीस्ट क्लासिकली इट विल बी फॉर विच द एक्शन इज स्टेशनरी. इन दैट अगर मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट पाथ कंसिडर किया होता या फिर जितने भी अलग अलग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें इन्फाइनेटेसिमल चेंजेस किया होता तो एक्शन में कोई चेंज नहीं आता. दैट इज़ द ट्रू एक्शन वी कैन से. नाउ ये जो हमारे पास हैमिल्टन्स प्रिंसिपल था, लेट मी राइट इट दिस वे. Well, we can have qi dot t. qi and qi dot खुद टाइम के फंक्शंस हैं. dt equals 0 from some time t1 to t2. फिक्स्ड टाइम लिमिट्स कंसिडर कर रहे हैं. The thing is कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रॉपर इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. तो जब हमारे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक इंडिपेंडेंट सेट है, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इंडिपेंडेंट है, डज नॉट डिपेंड. उस केस में तो हम लोग सिंपली लाग्रांज इक्वेशंस लिख सकते हैं एज टोटल डी ओवर डी टी ऑफ पार्शियल डी एल ओवर डी क्यू जे डॉट माइनस पार्शियल डी एल ओवर डी क्यू जे इक्वल्स 0 फॉर द n नंबर ऑफ क्यू जेज दैट यू हैव. जब आपके पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ये सारे क्यू केज इंडिपेंडेंट होंगे, इन दैट केस यू आर क्लियरली हैविंग राइट कि आप लाग्रांज इक्वेशंस ऐसे लिख सकते हो. बट व्हाट इफ यू वांट टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, कैन वी स्टिल सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस?
not even a system of equations, let's just say, can we still derive some sort of differential equation from Hamilton's principle? Well, Hamilton's principle in principle सारे coordinate systems में work करना चाहिए, and it also works for systems जहाँ पे जो coordinates हैं generalized coordinates, they're still generalized, लेकिन वो independent नहीं है, यहाँ पे अभी भी constraints है. So how do you do that? Well, it's really simple. हम लोग Lagrange undetermined multipliers का use करते हैं, and you might have heard about it or studied it in multivariable calculus. In fact, you don't even need that knowledge. हम लोग ऐसे introduce just कर देंगे. So you have maybe some function of all these coordinates, and you write it in this form. It's like आपके पास Q1 है, Q2 है, Q3 है. You have all that and you can somehow write it in this form. In fact, यहाँ पे time भी involve हो सकता है, and you can always write it in this form, which is what we do for holonomic constraints. And as I told already, in this video we are only going to discuss holonomic constraints. The next video में भी हम लोग semi holonomic constraint के discussion करेंगे. Then here what can we have? What can we do is इस चीज़ को, since will you have it this way, मैं Lagrangian में इस टर्म को ऐड कर सकता हूँ, and it wouldn't change the value a bit, would it? ये जो मेरा फंक्शन है of all these qk's and the time explicitly, since ये तो ज़ीरो है, मैंने इस फॉर्म में इसे लिखा है, so मैं Lagrangian में इस टर्म को ऐड कर सकता हूँ, and then I can calculate the action. लेकिन action तो अभी भी in principle सेम ही होना चाहिए, so it is still that same stationary action. Now what we are going to do is, अब हम लोग इससे क्या करेंगे? Well, we can try using the same variation principle के method जो कि हम लोगों ने use किया था to derive the Euler-Lagrange equations from these variation integrals. And अगर हम लोग वही methods try करेंगे, so I think it should be immediately obvious to you all कि यहाँ पे एक integral t1 to t2 हो जाएगा, and it will be a sum over all the values of I. Here we can say d over dt partial dl over dq I dot minus partial dl over dq I. All right, so we have this, and यहाँ पे एक हो जाना चाहिए. Here we should be having a minus में, right? So it should be a plus lambda. Now यहाँ पे मैं एक proportionality constant, not exactly a proportionality constant, it is totally not that, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ constants का use करूँगा which I'll be calling lambda. Since मेरा f तो इसके equal है, all right, मैं इसमें कोई lambda multiply कर सकता हूँ, and then I can still equate it with 0, and I can have many different lambdas. तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे जब मैंने initially added it like that, but one can always be a little more ingenious and multiply that by lambda first, and it still wouldn't change the action, and फिर उसे Lagrangian से add करूँगा. So when I do it that way, what is really the point of it? क्योंकि हम लोग lambda amount of, क्योंकि हम लोग हमारे पास जितने constraints हैं, तो उससे आपके पास, well, आपके पास n coordinates and you have m number of constraints. You can always introduce m number of lambdas, right? And when you do it that way, आप m number of lambdas introduce कर रहे हो. So here we are going to sum over all that, and then you multiply that by f, it still gives you 0, and you add in the Lagrangian, still gives you the 0. लेकिन यहाँ पे जब आप आते हो, so you're clearly able to even guess कि it should be lambda. Since this is basically independent of the coordinates themselves, qj. So it is not independent of the coordinates itself, लेकिन इसका जो partial derivative होगा that shouldn't here exist, right? तो यहाँ पे qj हो गया, फिर delta qj dt. Yeah. So here we have f function, a function of all of this. ये lambda क्या किसी चीज़ पे depend करता है? Well, here you can have some sort of, let's consider an index over here, plus में sum or all m हो गया. Why exactly are you considering a sum or all m? Well, here we have different lambda m's can be involved. Why lambda m's? Well, आपको basically what is our goal right here? क्योंकि हमारे पास
कुछ इतने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, वी हैव सर्टेन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स वी हैव, एंड वो सारे इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट इज द केस. And we are not ready to actually find coordinates that are independent, because that's what we are assuming. Not every time you want to be able to find एक particular coordinate system जहाँ पे सारे coordinates independent होंगे. So you eventually have to find a method जो कि work करते even when the coordinates are not independent of each other and there are still constraints in the system. अगर m number of constraints हैं, आप हमेशा m number of Lagrange undetermined multipliers introduce कर सकते हो. एंड वेल यू कैन मल्टीप्लाई ऑल दैट, क्योंकि मैंने लैम्डा एफ तो ज़ीरो कंसिडर किया है, बट इट्स मोर लाइक अगर इस पूरे चीज़ को सम कर दिया जाए, सो यू हैव अ सम ओवर ऑल द एम्स लैम्डा एम एफ एंड दैट शुड ऑल्सो इक्वल ज़ीरो, एंड दैट्स रियली व्हाट वी आर डूइंग हियर. सो honestly, to introduce Lagrange undetermined multipliers to someone who has never seen these is kind of difficult and it's tough. लेकिन अगर आपने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस किया है, सो यू विल रियली सी कि दिस इज हाउ वी इंट्रोड्यूस इट इवन इन डिफरेंशियल कैलकुलस, इन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, लेट्स सिंपली से दैट. एंड दिस इज रियली हाउ वी डू इट इवन इन दैट, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, बिकॉज दैट इज़ वेर इट इज़ एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड. यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ वहाँ के मल्टीप्लायर्स की एक्सटेंशन यहाँ पे कर रहे हैं, राइट? So the entire motivation of this, why exactly are you doing this way, is found actually in multivariable calculus. So I'm assuming that there can be some degree of familiarity with Lagrange undetermined multipliers, and so then we can proceed ahead with this. ये चीज़ ज़ीरो हो जानी चाहिए. Also, I haven't fully done the calculations right here. Rather, I straight up wrote the result because I think that is immediately obvious कि ऐसे ही results आने चाहिए. You can always guess this and this is yes the correct result. तब obviously हमें पता है कि since you have introduced these lambda m's, आप हमेशा इनकी ऐसी values select कर सकते हो जिसके लिए ये सारे terms independent हो जाएंगे. This is the fun part in all these calculations. लैम्डा एम्स अभी तक यू थॉट कि कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर्स होंगे. नाउ यू से कि इनकी वैल्यूज़ कुछ आपने ऐसे फिक्स करके रखी है, इनकी कुछ वैल्यूज़ ऐसे डिसाइड होगी कि अगर आपने उन वैल्यूज़ को इन टर्म्स में रखा तो ये सारे टर्म्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे. तो ओरिजिनली ये टर्म एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते थे, बट आपने इसीलिए लैम्डा एम्स को इंट्रोड्यूस किया जो कि रियली में यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स पे डिपेंड करते हैं. एंड सो you which are basically these multipliers with constraints, and you choose their values such कि ये सारे terms एक दूसरे के independent हो जाएंगे all these i's for all these i's. And when you do that, well then we can go ahead and write कि ये जो हमारे पास चीज़ होगी this should basically itself be ज़ीरो, क्योंकि ये तो दूसरे ये अगर मैंने यहाँ पे here is qi, यहाँ पे मैंने qi रखा है, कभी qj आ गया in the next term जो कि इससे सम हो रहा है, they should be independent, right? So we can write that d over dt of partial dl over dqj dot minus partial dl over dqj plus the sum over all lambdas. In fact अब मैं यहाँ से पे सीधे इक्वेट कर देता हूँ equals minus the sum over all m's lambda m partial df over dqj. And well, these are the not exactly Euler-Lagrange equations I would say, but these are the equations of motion. This general case जहाँ पे आपके सारे जहाँ पे होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स तो कंसिडर किए जा रहे हैं, लेकिन आपने कोऑर्डिनेट्स को ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट नहीं किया जो कि इंडिपेंडेंट है, बट रादर देयर आर स्टिल कंस्ट्रेंट्स इन द सिस्टम. सो इन दैट केस कुछ ऐसे इक्वेशंस बनेंगे. यू नो नाउ यू नो हाउ दिस वर्क्स, राइट? आपको बस इतना ऐसा करना है दैट वेल आपके पास जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है उन कोऑर्डिनेट्स के लिए जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ऑलराइट? So you have how many degrees of freedom, जितने भी आपने coordinates select किए, you can put in these equations and carry out the calculations, carry out the algebra, and उसको आपको supplement करना है with the m number of constraints that you have. क्योंकि एक चीज़ अगर आप देखोगे, it's like how many equations do you have and how many variables do you have? Equations कितने, variables कितने हैं? Let's check that first. It's like जितने आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं
इट्स लाइक यू हैव n नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो है नहीं, एंड आपने उसमें m नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, सो यू हैव n plus m unknown variables, right? So that is the number of unknowns. आपके पास अब इक्वेशंस कितने हैं? Well, you have m number of equations of the constraints and n number of equations of Lagrange, I would say, of Lagrangian, whatever you want to say it. क्योंकि here we have QJs, and ये QJs कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 1 to the number of coordinates that you have, so it's 1 to n, right? And so here we have n plus m very unknowns, here we have n plus m equations. That is exactly what we need. अब तो यहाँ पे आपको बेसिकली अपना Lagrangian सब्सटीट्यूट करना है, जिस भी केस के लिए सॉल्व करो, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको चाहिए सेलेक्ट करो, and you can just solve it, right? So that is exactly how it works, and this is for a holonomic constraint that we have considered. Exactly what is this Lagrange undetermined multiplier? What does it physically mean? Well, that's a very interesting question indeed, but we can't really understand that thing while only mathematically calculating these things. Rather, उसके लिए हमें actual physics problems देखने होंगे, and we'll see it does mean things physically. इसके physical significances, and you'll be surprised to learn how important well these can be जब हमारे constraints होते हैं. Because हम लोग जब ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स को इम्पोज कर दिया विद इन द कोऑर्डिनेट्स, के कोऑर्डिनेट्स अब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो गए, तो इन दैट केस कंस्ट्रेंट्स तो इक्वेशन से हट ही जाते हैं. तो अगर आपके पास एक एटवुड मशीन प्रॉब्लम है, अब आप टेंशन वहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. सो फॉर दैट अगेन यू विल हैव टू रिजॉर्ट टू न्यूटन्स लॉज आफ्टर यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशंस विद Lagrange इक्वेशंस. लेकिन यहाँ इफ यू डोंट डू दैट, कंस्ट्रेंट्स अभी भी आपके सिस्टम्स में, एंड दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, राइट? ये टर्म्स कंस्ट्रेंट से ही आते हैं. अब आप टेंशन या फिर कंस्ट्रेंट फोर्सेस एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हो फॉर होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स एटलीस्ट यूजिंग दीज इक्वेशंस, एंड विल बी सीइंग हाउ, नॉट इन दिस वीडियो, रादर आई विल एंड दिस वीडियो हियर, बट विल सी हाउ इन द फ्यूचर you can actually do that while actually solving physics problems. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.